हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 13 और वो है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। पहले आप ये समझिए कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस क्या है और इसका कनेक्शन क्या है, मतलब हमारे सब्जेक्ट से, हमारे सिलेबस से। समझ में आ रही बात? तो ये समझिए कि गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस ये एक सिस्टम है। ये क्या है? एक पूरा एक सिस्टम होता है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसी को अप्लाई करना, उसी को बोलते हैं, यानी वो जो क्या कहते हैं, वो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसको अप्लाई करना ताकि कोई भी काम हो रहा है वो अच्छे से चल सके, उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके, लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके, लोगों के पैसे को नुकसान होने से बचाया जा सके, अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड किया जा सके। तो उस सिस्टम को अप्लाई करना, उसको बोलते हैं गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। ऐसे ही क्या है, हमारा जो काम है वो दवाओं से रिलेटेड है, यानी जैसे कि दवा बेचना, या फिर कहते हैं दवा का मैन्युफैक्चरिंग करना, या तो फिर क्या कहते हैं, या तो फिर दवा को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। तो इसको भी तो रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कई सारे अलग अलग बोर्ड्स हैं इसके लिए, कई सारे इसके लिए अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड बना के आपको रखना पड़ेगा अगर आप दवाओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं। और ऐसे ही जो दवाओं को रेगुलेट करने वाली, इसको कंट्रोल करने वाली, मेंटेन करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं या जो कमेटीज़ हैं, वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगी ताकि इसको अच्छे से चलाया जा सके। या कि जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है, उसको रिन्यूअल करवाएंगे वो बार बार, ताकि इस पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाया जा सके। और जो रिन्यूअल कराएंगे तो आपसे कुछ पैसा लेंगे, अगर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते हैं, ताकि इस पूरे सिस्टम को अच्छे से हमेशा चलाया जा सके और लोगों को क्या है, अच्छी क्वालिटी की दवाएं प्रोवाइड की जा सकें और फ्रॉड वगैरह से बचाया जा सके। ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो दवाएं सही से बनाएं, अच्छी दवा बनाएं। ऐसे ही जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो रूल और रेगुलेशंस बने हैं उसको सही से अप्लाई किया जा सके। तो उसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे। समझ में आ रही बात? कुछ आपसे इन्फॉर्मेशंस वगैरह लेंगे। तो इस सारी जो चीज़ों को मैनेज करना है अच्छे तरीके से, उसी को बोलते हैं गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। समझ में आ गया? अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हालांकि पूछा नहीं है और इसके बहुत सारे प्रिंसिपल वगैरह भी हैं, लेकिन वो पूछा नहीं है, तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, ठीक है? तो क्या है, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। इसमें क्या कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल का मतलब समझिए कुछ रूल्स हैं, छोटे मोटे बना रखे हैं। ऐसे ये क्या कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक चेकअप का पूरा प्रोसेस होता है। मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो जब वो दवा बनाती है, दवा बनाने से पहले ही पूरा उसका एक प्रोसेस होता है चेकअप का। वहाँ पे जो मशीनें हैं वो कैसी हैं, उसका पूरा जो प्रीमिसेस है उसका पूरा एक चेकअप होता है। तो ये एक तरीके से क्या है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही ये जो क्या कहते हैं गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस, ये पूरा एक सिस्टम है, यानी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे। ऐसे कुछ ये समझिए टूल्स हैं। टूल्स मतलब समझिए एक तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ मेथड्स हैं। ये सारे जो अलग अलग मतलब वर्ड यूज़ किए गए हैं, इन सबको मिला के समझिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे एक पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाया जा सके और दवाओं से रिलेटेड जो मतलब परेशानी, दवाओं से रिलेटेड जो रूल और रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से अप्लाई किया जा सके, ठीक है ना? विच आर अप्लाइड फॉर इम्प्रूविंग द रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अप्लाई किया जाता है किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग द रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट। जो रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको अच्छे से अच्छा किया जा सके, उनको अच्छे से अच्छे अप्लाई किया जा सके। अब रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे कि लॉ हो गया, हमारा लॉ बनता है यानी एक्ट हो गया, उसके कुछ प्रोविजंस हो गए, उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो इन सबको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, इनको अच्छे से लागू किया जा सके, उसके लिए जो मतलब पूरा क्या कहते हैं प्रोसेस, प्रिंसिपल, सिस्टम और मेथड और टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस। और ये क्यों किया जाता है? टू अचीव द गोल्स ऑफ ए पॉलिसी, एक्ट और रूल्स एक्सेट्रा। और ये सब क्यों किया जाता है? ताकि हमारा जो गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकें। जैसे कि मान लीजिए एक पॉलिसी बनाई कि हम लोग पूरे इंडिया के अंदर एकदम एक नंबर की क्वालिटी की दवाएं देंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगी, यानी उसकी कॉस्ट भी नॉर्मल टाइप की होगी और वो दवा क्या होगी, इफेक्टिव होगी, अच्छे से काम करने वाली, गुड क्वालिटी की होगी। तो ये एक पॉलिसी बनाई गई। तो अब इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए ये गुड
रेगुलेटरी प्रैक्टिस को अप्लाई किया जाता है, या कोई एक्ट है, कोई रूल है, तो उसको क्या कहते हैं अच्छे से अप्लाई करने के लिए इसको किया जाता है। अब जैसे पॉलिसी के एग्जांपल क्या है, जैसे कि गुड पब्लिक हेल्थ हो गया, ऐसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, यानी अच्छी क्वालिटी की दवाएं बनाई जाए। तो ये सब क्या है, कुछ गोल्स हो सकते हैं जिसको अचीव करने के लिए गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस को अप्लाई किया जा सकता है। अब ये तो फार्मा सेक्टर में हो गया, ऐसे ही जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कि FMCG हो गया, यानी जिसमें खाने पीने की चीजें बनती हैं, उसमें भी ये अप्लाई होगा। ऐसे ही मान लीजिए जो कपड़े वगैरह बन रहे हैं उसमें भी ये अप्लाई होगा। तो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो हर जगह ये गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस अप्लाई किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? अब हम लोगों को पढ़ना है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। ये आपके सिलेबस में पूछा है, ठीक है। और उसमें क्या है, एक रिटेल सेल होता है और एक होता है होलसेल, जो आप अच्छे से समझते हैं। अब इसमें हम दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, तकरीबन जो पूरा प्रोसेस है वो तकरीबन सेम है। तो अब ये जो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस आपने पढ़ा, इसी को अगर हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी में अप्लाई करेंगे और कहाँ पे, हॉस्पिटल फार्मेसी में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब ये है कि इसको अच्छे से, यानी कम्युनिटी फार्मेसी को और हॉस्पिटल फार्मेसी को अच्छे से रन के लिए, चलाने के लिए, कि ये सारे रूल और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करें, ये कुछ मतलब गलत ना करें। तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, तो उसमें 3-4 चीजें इन्होंने पूछी हैं। एक तो डॉक्यूमेंटेशन, यानी उनको कुछ मतलब रिकॉर्ड बना के रखना, कुछ चीजों को रिटन फॉर्म में, चाहे वो क्या है मतलब ई फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में यानी मैनुअल में हो, उसको अपने पास रिकॉर्ड बना के रखना है। ऐसे ही फिर इसमें और क्या पूछा है कि आपको मतलब आपको लाइसेंस वगैरह जो लेना है उसके बारे में पूछा है। यानी इसको गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस को अच्छे से अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। ऐसे ही जो लाइसेंस है उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ऐसे ही क्या है, ई गवर्नेंस। ये 4 चीजें आपके सिलेबस में इस टॉपिक से पूछा, यानी कम्युनिटी फार्मेसी में और हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो इसमें बहुत डीपली भी जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे कि बहुत सारे बुक्स में दे रखा है कि मतलब अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम मेरे हिसाब से वो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। असल में ये पूछ रहा है कि आपने अपना फार्मेसी शुरू कर दिया, यानी लाइसेंस वगैरह आपने बनवा लिए, सर्टिफिकेट आपका बन गया, रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया। अब उन डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल के रखना है। और जो अपना प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप दवा बेच रहे हैं, तो अब दवा से रिलेटेड जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन है, यानी उनको नोट करके रखना, कितना आपने बेचा, कितना खरीदा, कितनी की आपकी इनकम हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं। और जैसे कि मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं आपने कितनी बेची, किसको बेची, जैसे कि मान लीजिए शेड्यूल एक्स वाली दवाएं, वो हर एक को आपको ऐसे नहीं देना है। तो समझ में आ रही बात? तो उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन करना। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब चीज़ों को रिकॉर्ड करके अपने पास रखना, चाहे वो लिखे हुए फॉर्म में, आपके रजिस्टर में। समझ में आ रही बात? आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। खाली एक ज़माना था मतलब जब सारी चीज़ों को क्या है रजिस्टर में लिखा जाता था, पेपर पर लिखा जाता था, लेकिन अब ई का ज़माना आ गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सारी चीजें लिखी जा रही हैं। तो आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में भी इन सारी चीजों को रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑल द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेरियस रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो भी क्या कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी है या जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, तो इनको क्या करना है, बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं, जैसा कि आपके क्या कहते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बताया गया है, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जो रिलेटेड क्या कहते हैं जो रिकॉर्ड्स इनको मेंटेन करने। रिकॉर्ड्स मतलब समझिए डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन यानी जो लिख के रख रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके रखना अपने पास। रिकॉर्ड करके रखना मतलब ये नहीं कि मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि मान लीजिए आपने दवा खरीदी, 1000 की दवाएं खरीदी, किससे खरीदी उसका नाम भी आपके पास लिखा होना चाहिए, कितनी आपने खरीदी वो लिखा होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खरीदी वो लिखा होना चाहिए, उसका बेच नंबर क्या है वो लिखा होना चाहिए। तो ये है मतलब रिकॉर्ड रखने का। ये नहीं कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। वो भी कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ये है रिकॉर्ड का मतलब, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं लाइसेंस रिटेंशन फी रिकॉर्ड, यानी आपने लाइसेंस को अपने बाकी रखने के लिए यानी रिन्यूअल कराया, तो उसकी जो फीस जमा की आपने वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपके जो प्रीमिसेस हैं, प्रीमिसेस का जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए, यानी आपका जो क्या कहते हैं आपका जो मतलब आपका मेडिकल स्टोर है वो किस जगह पे है, आपके खुद के घर में है या रेंट पे है, तो उसके लिए पूरे कागजात बनते हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ऐसे रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन प्रीमिसेस इफ एनी, या आपने अपनी जो दुकान थी, आपका जो मेडिकल स्टोर था उसको कहीं दूसरी जगह पे आपने बदल दिया, किसी दूसरी जगह पे उसको सेट किया, तो इसको आपने चेंज किया, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। तो उसकी जो कॉपियां वगैरह हैं, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो लेटर भेजा, जो भी, तो वो भी
उसकी भी कॉपी आपके पास होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन का जो रिकॉर्ड है वो भी होना चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया कि आप अब ये बिजनेस नहीं कर सकते, आपने कुछ गलती की और आपको सस्पेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए जो सस्पेंशन का जो 1 साल के लिए सस्पेंशन का लेटर आपको मिला है वो भी आप रिकॉर्ड करके रखिएगा, ठीक है। ऐसे क्या, कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड वाइल ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ऐसे ही लाइसेंस लेने के लिए आपने जितनी भी क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं, सबमिट किया है, उस सब की कॉपी, यानी आपके पास एक फोटो कॉपी होना चाहिए या जीरोक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ही क्या है, कॉपीज ऑफ ऑल रिटेल सेल और होलसेल लाइसेंस, आपकी जो भी जितनी भी तरीके की होलसेल की आपकी मतलब क्या कहते हैं लाइसेंसेज हैं, या कहते हैं रिटेल सेल के जो लाइसेंसेज हैं, जितने भी लाइसेंस आपने ले रखा है, आपको मालूम है कि क्या कहते हैं शेड्यूल सी और C1 के लिए अलग लाइसेंस होता है, शेड्यूल X के लिए अलग होता है, रिटेल सेल के लिए अलग होता है, होलसेल के लिए अलग होता है। ऐसे क्या कहते हैं कुछ मतलब रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है। तो जितनी भी टाइप के आपने लाइसेंस ले रखा है तो उन सब की क्या है फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जब मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर आ रहा है चेक करने के लिए तो आपसे ये सारी चीज़ें वो मांग सकता है। समझ में आ रही बात। आगे एक मतलब टॉपिक है कि इंस्पेक्शन, यानी कोई क्या कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर कोई ड्रग इंस्पेक्टर आके आपके पास इंस्पेक्शन कर रहा है, आपके प्रेमिसेस को चेक कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो क्या क्या चीज़ें मांगेगा, तो वही सारी चीज़ें वहाँ पर वो मांग सकता है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक जगह पढ़ना है, आगे दोबारा सारा यही कॉन्टेंट मैंने वहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर मैं उसको पढ़ाऊँगा नहीं, स्किप कर दूंगा आगे, ठीक है। और क्या, कॉपीज ऑफ ऑल इंस्पेक्शंस डन बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आके आपके यहाँ पे कोई मतलब इंस्पेक्शन किया, कुछ चेक किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ पूछताछ किया, तो उसके जो भी रिकॉर्ड है, अगर उन्होंने कोई कुछ लिख के दिया या ठीक है ना, या आपने कोई लिख के दिया, कुछ भी जो भी बातें हुई उस सबको रिकॉर्ड करके रखना है। ऐसे ही आपको दूसरी चीज़ें क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी आपकी फार्मेसी है तो फार्मेसी में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, तो उससे रिलेटेड भी आपको कुछ क्या है डॉक्यूमेंटेशन बना के रखना है, कुछ रिकॉर्ड्स रखने हैं। तो एक तो क्या है उसकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है, जिस बेस पे भी वो काम कर रहा है तो जिस पे उसने तो उसके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए क्वालिफिकेशन का। ऐसे ही उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, यानी उसने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना तो वो होना चाहिए। आप क्या मान लीजिए आपने पढ़ाई कर ली, डिप्लोमा कर लिया, तो ये काफ़ी नहीं है, अभी तो सिर्फ आपके पास डिप्लोमा की क्या है सर्टिफिकेट है, यानी आपके क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, तब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। समझ में आ रही बात। ये एक अलग प्रोसेस होता है, आप जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके पास कि मैं भी एक फार्मासिस्ट बन गया हूं। उसके बाद दवा बेचने के लिए आपको अलग से दूसरे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं ड्रग लाइसेंस। ये आपके रजिस्ट्रेशन का एक अलग लाइसेंस होता है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही क्या आपका एड्रेस प्रूफ, यानी जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अब जो मान लीजिए इन केस ऑफ चेंज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अब मान लीजिए जो पहले से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट था उसका जो क्या कहते हैं वो चेंज हो गया। मान लीजिए मैं ऑनर हूं, मैंने एक फार्मेसी खोली है, ठीक है, मैं खुद क्या हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हूं, ठीक, मैंने आपको रख रखा अपने यहाँ पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे, इसलिए कि ज़रूरी होता है कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, उसी की निगरानी में काम होना चाहिए। तो आप मान लीजिए छोड़ के चले गए, मैंने आपको सैलरी नहीं दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, आप छोड़ के चले गए। अब मैं जो दूसरे किसी को लेके आऊँगा तो उसकी भी क्या है सारी जो कॉपियाँ, यानी उसकी जो मतलब क्या है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको तो वो हमारे पास अब होना चाहिए, यानी उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए, यानी फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, ये मतलब है इसका। अब क्या है परचेज रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। परचेज रिकॉर्ड में क्या क्या, तो किस डेट में आपने परचेज किया वो होना चाहिए। ऐसे ही क्या है नेम होना चाहिए, उनका क्या मतलब है आगे यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है द नेम, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ लाइसेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम परचेज्ड। जिससे आपने दवाएं ली हैं, मान लीजिए होलसेलर से ले रहे हैं तो उसका नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, ये सब के भी आपको क्या है रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। ऐसे ही द नेम ऑफ ड्रग, क्वांटिटी एंड बेच नंबर, और जो आपने दवाएं खरीदी हैं उन दवाओं का नाम, उनकी क्वांटिटी कितनी खरीदी आपने, ऐसे क्या उसका बेच नंबर। मान लीजिए आपने पैरासीटामोल इतने सारे खरीदे, मतलब 20, 25, 30 पूरा बंडल खरीदा, 20, 25 पत्ते खरीदे आपने, तो कितना क्वांटिटी में आपने खरीदा वो लिखना है, और किससे आपने खरीदा वो लिखना है, और उस मतलब उस दवा का और उस दवा का जो बेच नंबर है वो लिखना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बेच नंबर क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यानी जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल दवा बन रही है तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनती है, ये नहीं कि 10 पत्ते 20 पत्ते बनते हैं, अरे लाखों करोड़ों पत्ते एक साथ बनते हैं। समझ में आ रही, बल्क में इसको बनाया जाता है। तो उसी के जब वो बल्क में दवा बनती है तो उसका एक बेच नंबर दिया जाता है। उन्होंने दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, चौथी बार बनाया,
तो वो उसका एक नंबर देते हैं, समझ में आ रही बात, तो वो होता है बैच नंबर उसका। ऐसे क्या मैन्युफैक्चरर का नाम भी होना चाहिए, किसकी मतलब किस कंपनी की वो दवा है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। ऐसे यहाँ पे भी ये छूट गया, यहाँ पे भी होना चाहिए और यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ में कर दूंगा, इसका जो पीडीएफ है मैं जब मैं ग्रुप में भेजूंगा तो वहाँ पे मैं इसको सही कर दूंगा वाइट बैकग्राउंड वाले में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको भी इसके पीडीएफ चाहिए, सिर्फ इसी नहीं सारे सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ चाहिए जितने मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आपको मिल सकते हैं। एक छोटा सा काम करना है, 100 रुपीज़ क्या है मेरे नंबर पे पे करना है। मेरा नंबर है 9694480523, ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस पर मैं पहले बता दूं, फ़ोन मत करिएगा प्लीज़, आप लोग मुझे परेशान कर देते हैं, मैं काम नहीं कर पाता हूं। आप इस पर क्या है व्हाट्सअप करिए, बस 100 रुपीज़ पे करिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दिए यूपीआई आईडी के साथ, उससे मुझे काम करने में आसानी होती है, ठीक है ना। यूपीआई आईडी के साथ आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस व्हाट्सअप नंबर पे, और जैसे ही मैं फ्री हूँगा आपको मैं क्या कहते हैं पेड ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दूसरी तरफ चली गई, ठीक। तो इसको मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, ये बात चल रही थी। तो ऑल दी परचेज इनवॉइस, यानी आपने जो भी चीज़ें खरीदी है उसका जो बिल बनाया है उसी को बोलते हैं इनवॉइस, ठीक है ना। जो बिल बनाया तो उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, पेमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। पेमेंट रिकॉर्ड में इंक्लूडिंग जैसे कि बिल हो गया, ठीक है, चाहे कैश हो चाहे वो क्रेडिट मेमो हो। कैश तो आप समझते ही हैं, कैश मतलब तुरंत पेमेंट कर दिया गया, चाहे वो ऑनलाइन किया गया हो चाहे ऑफलाइन किया गया हो, तुरंत अगर पैसा दे दिया उसको बोलते हैं कैश, ठीक है, उसको कैश मेमो भी बोल सकते हैं, ठीक। और दूसरा होता है क्रेडिट मेमो, यानी उधार। क्रेडिट मतलब होता है उधार। कई दफ़ा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब पैसा अकाउंट में आता है तो वहाँ पे भी दिखाता है क्रेडिट, समझ में आ रहा है। आपके भी मैसेज आता होगा, मान लीजिए आपको किसी ने भेजे पैसे तो वहाँ पे देता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट कर दिए गए हैं, और यहाँ पे भी क्रेडिट आ रहा है, तो वहाँ पे ये हो रहा है कि आपके अकाउंट में भेज दिए गए, और यहाँ क्रेडिट का मतलब क्या हो रहा है कि उधार है। तो इसमें बहुत माइनर सा फर्क है। अगर ये क्या कहते हैं नाउन होता है, क्रेडिट अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है उधार, और अगर ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया, भेजा गया, ये फर्क होता है, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग्स फॉर 2 ईयर्स, और ये क्या है, और जो क्या है दवाओं के लिए जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया, पैसे वगैरह भेजे हैं, तो उस सबको क्या है आपको मेंटेन करके रखना, कितने 2 सालों के लिए, समझ में आ रही बात, 2 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना। ऐसे क्या है सेल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, आपने जो दवाएं बेची हैं, चाहे आप होलसेलर हो चाहे आप रिटेलर हो, आपको सेल जो आपने दवाएं की हैं तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। और खास तौर से जो होलसेलर हैं उनको ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और जो रिटेलर हैं तो उनके लिए मतलब सारी दवाओं का तो रिकॉर्ड वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं जो मतलब शेड्यूल एक्स वाली दवाएं हैं, जो शेड्यूल एच वाली दवाएं हैं, उसको तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है उनको भी, ठीक है ना। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग हो गया, प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग का रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। यानी प्रिस्क्रिप्शन तो आप जान ही गए हैं आप, ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्शन को मैं डिफाइन करने नहीं जाऊंगा। जितने भी लोग प्रिस्क्रिप्शन को समझ चुके हैं वो कमेंट करके बताएं कि प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता क्या है, और कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती हैं। मैं इसको कई बार बहुत डिटेल से आ चुका हूं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, और वो कौन सी दवाएं हैं जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते, यानी इनको OTC के तौर पे आप दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो द रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग्स हैज़ बीन सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी मेंटेन। ऐसे जो दवाएं प्रिस्क्रिप्शन पे बेची गई हैं उसका भी क्या है रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और ये सब क्या है रिटेल जब सेल होता है तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो उसका क्या है दवाओं का सीरियल नंबर एंट्री, यानी आपका एक रजिस्टर होता है जहाँ पर कि आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं देते हैं तो उसको आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, यानी लाइन से आप उसको लिखते जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सीरियल नंबर। तो सारी चीज़ों को क्या है प्रिस्क्रिप्शन, मान लीजिए मैं आया तो मेरा 1 नंबर पर दे दिया, कोई और आया उसका दूसरा नंबर डाल दिया, कोई और आया तीसरा नंबर पर डाला, और उसकी डिटेल आप वहाँ पर क्या क्या लिखते हैं, तो किस डेट में आपने दवा बेची है, यानी प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा किस डेट में आपने दी है वो, ऐसे नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर, कौन सा किस डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया था उसका नेम और उसका एड्रेस। ऐसे ही जो क्या कहते हैं पेशेंट है उसका नाम और उसका एड्रेस भी आपको उसके अंदर ऐड करना रहता है। ऐसे ही जो दवा आपने उसको दी है उसका नाम और उसका स्ट्रेंथ, यानी कितनी पावर की वो दवा थी, वो सारा आपको उसके अंदर मेंटेन करना पड़ता है। और क्या एक्सपायरी ड्रग रिकॉर्ड, ऐसे ही आपके पास दवाएं क्या कुछ एक्सपायर भी होती हैं, तो उन एक्सपायर्ड दवाओं को भी क्या है आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, कितनी दवाएं मेरे पास एक्सपायर हो गई हैं। और जब दवाएं एक्सपायर होती हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप उसको निकाल के
एक अलग जगह पे रख देते हैं और उसमें वहाँ पे लिख देते हैं कि नॉट फॉर सेल, यानी ये दवाएं बेचने के लिए नहीं, एक्सपायर हो चुकी हैं ये। अब इसमें जो दूसरा टॉपिक था आपके सिलेबस में वो है टाइप्स ऑफ ड्रग्स सेल लाइसेंस, यानी दवा आपको बेचनी है तो उसके लिए कौन कौन से लाइसेंस, उनके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो एक क्या है यहाँ पे हमने क्या कहते हैं टाइप्स दे रखे हैं लाइसेंस के, और यहाँ पे उनके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। लाइसेंस लेने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसके लिए अलग फॉर्म आता है, और लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी शुरू में पहले आप एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन के अप्रूवल होने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद फिर आप दोबारा से फिर क्या है रजिस्टर, तो फिर आप दोबारा से क्या है लाइसेंस के ग्रांट के लिए, यानी लाइसेंस पाने के लिए आप एक और फॉर्म भरते हैं। तो दो तरीके के फॉर्म हो गए, ठीक है ना। एक क्या है पहले आप फॉर्म भरेंगे कि मुझे लाइसेंस चाहिए, ठीक है, वो अप्रूवल मिलने के बाद फिर आप दोबारा फॉर्म भरते हैं, वो ये वाला फॉर्म है, उसको भरने के बाद तब आपको लाइसेंस मिलता है। आपको अगर होलसेल का लाइसेंस लेना है, यानी शेड्यूल सी और C1 और H और X की जो दवाएं हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीधे, उसको मतलब ये आपको नहीं देगा, सिर्फ इतना अगर बोलता है होलसेल लाइसेंस तो इसके अंदर ये सारी दवाएं आएंगी, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा होलसेल लाइसेंस बोला जा रहा है तो ये जो इस जो कैटेगरी की दवाएं, शेड्यूल की जो दवाएं हैं वो आती हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म 19 यानी 19 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है उसको मंजूरी मिलने के बाद फिर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 20B और फॉर्म 21B, ठीक है। ये दो फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको इसका लाइसेंस लेने के लिए। ऐसे ही अगर आप रिटेल सेल के लिए लाइसेंस ले रहे हैं शेड्यूल C, C1, H और X के लिए, तो आपको उसमें फॉर्म 19 भरना पड़ेगा पहले, ठीक। उसके बाद फिर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म 20 और फॉर्म 21, ठीक है ना। फॉर्म 20 और फॉर्म 21 लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, ठीक। ये दो लाइसेंस हो गए, इसको सीधे ऐसे बोला जाता है कि होलसेल लाइसेंस और रिटेल सेल लाइसेंस, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये सब आती है, मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन आपको बुक्स वगैरह के अंदर सीधा इतना ही लिखा हुआ मिलेगा। अब तीसरा जो है फॉर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, एक लाइसेंस होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ठीक है। तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, फॉर्म 19A, कौन सा फॉर्म 19A आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं ग्रांट के लिए आपको फॉर्म 20A और फॉर्म 21A, किसके लिए, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस उन दवाओं के लिए लिया जाता है जिसके लिए किसी क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि पैरासीटामोल है, यानी समझिए जो हाउस होल्ड दवाएं हैं, उसको मैं डिटेल से पढ़ा भी चुका हूँ। तो हाउस होल्ड दवाओं के लिए जो लाइसेंस लिया जाता है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ठीक है ना। ये मतलब है इसका। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, यार इसमें रिस्ट्रिक्टेड है इसका मतलब तो निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब इसमें दवाएं वो होंगी जिनको मतलब क्या है किसी लिस्ट से निकाल दिया गया है, ये समझ में कन्फ्यूजन होता है ना। लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन दवाओं को उस लिस्ट से निकाल दिया है, इन दवाओं को उस लिस्ट से निकाल दिया है जिसमें किसी क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो इसका भी हो गया। और क्या है, जो दवाएं शेड्यूल X के अंदर आती हैं और होलसेल लाइसेंस लेना है आपको, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, उसके लिए फॉर्म, तो उसके लिए पहले आप एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरेंगे, फॉर्म 19C, ठीक है। कौन सा, फॉर्म 19C भरेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद फिर ग्रांट करने के लिए, लाइसेंस ग्रांट करने के लिए आपको फॉर्म 20G भरना पड़ेगा। ये यहाँ पे पढ़ाना नहीं था मुझे, लेकिन ये शायद मैं पीछे डिटेल से नहीं पढ़ा पाया हूँ, कहीं भूल गया हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक आध नंबर का तो बनेगा ही बनेगा, कि मतलब ये वाला आपको लाइसेंस लेना तो कौन सा फॉर्म भरेंगे। लाइसेंस, अब ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन के लिए अलग फॉर्म है, ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए अलग फॉर्म है। तो यहाँ से मतलब उलझाएगा, क्वेश्चन उल्टा सीधा बना सकता है अगर कोई मुंडी मतलब होगा जो पेपर बनाने वाला है वो, अगर नॉर्मल टाइप का होगा तो नहीं देगा, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो शेड्यूल X की जो दवा है अगर होलसेल में आपको बेचना है, उसके लिए लाइसेंस लेना है, तो ये सारा फॉर्म भरेंगे। ऐसे ही अगर रिटेल में आपको भेजना है, शेड्यूल X वाली दवाओं को बेचना है रिटेल के अंदर, तो उसमें आप भरेंगे, तो उसमें फॉर्म भरेंगे, उसमें ये दोनों सेम है, ठीक है ना। 19C भरेंगे और उसके बाद फिर भरेंगे आप 20F, अगर आपको शेड्यूल X की दवाएं बेचनी हैं। अब मान लीजिए आपको लाइसेंस लेना है, ठीक है, दवा बेचने के लिए लाइसेंस लेना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको लाइसेंस लेना है तो ये इतनी सारी चीज़ें जो मतलब यहाँ पे पूछा नहीं है, समझ में आ रही, बहुत सारे बुक के अंदर दे रखा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे किताबों में देखते हैं तो दे रखा है तो परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये आपको मतलब पूछा नहीं है यहाँ पे, ये कम्युनिटी फार्मेसी के चैप्टर नंबर 9 के अंदर शायद ये पूछ रखा है,
ठीक है। तो क्या क्या मतलब ज़रूरतें आपको पड़ती है, क्या क्या लगाना पड़ता है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मैंने जो उसकी मतलब वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके आप फॉर्म भरते हैं लाइसेंस के लिए, वहाँ से मैंने ये लिया है, ठीक है ना। तो इसकी आप एक क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जिन लोगों ने क्या मेंबरशिप ले रखा है हमारे PDF ग्रुप का, तो उनको तो मैं वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है ना। इसको देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें हैं, ये आपको लेना है, इसको ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। वो पढ़ना है इसमें रिन्यूअल, ठीक है ना। ये क्या क्या चीज़ पढ़ना है, रिन्यूअल यहाँ पे छूट गया है, उसको मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। यानी जो लाइसेंस है उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, समझ में आ रही बात। तो इसको रिन्यूअल कितने दिनों में कराना पड़ता है, तो 5 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है, यानी 5 साल के बाद आपको पैसा देना पड़ता है। अब अलग अलग टाइप के लाइसेंस के लिए अलग अलग आपकी फीस होती है रिन्यूअल कराने के लिए, यानी 5 साल वैलिडिटी होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मतलब जो आपके ड्रग लाइसेंस हैं उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, या उसकी एक्सपायरी क्या होती है, तो 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है ना। कितने दिनों के लिए, 5 साल के लिए होते हैं, ठीक। तो उसको जो रिन्यूअल आप कराते हैं तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो अगर होलसेल लाइसेंस है आपके पास तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा आपको, तो ये अलग अलग तरीके से जोड़ के आपको 3000 देना पड़ेगा आपको, क्या मतलब फीस रिन्यूअल कराने के लिए हर 5 साल के अंदर। अब इसमें अगर वो कमी ज़्यादती करते हैं तो उनकी मर्जी है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे रिटेल सेल के लिए आपका जो लाइसेंस है, अब रिटेल सेल मैंने आपको बताया ऊपर, तो उसके लिए भी आपको कितना देना है, 3000 रुपया देना है लाइसेंस फीस आपके रिन्यूअल के लिए, ठीक। और जो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, ठीक है, उसके लिए आपको कितना देना है, तो उसके लिए 1000 रुपया फीस देनी है। ऐसे ही जो क्या कहते हैं जो दवाएं क्या हैं, फॉर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, अगर ये वाला लाइसेंस है आपके पास तो उसके लिए आपको कितना देना है, 500 रुपया रिन्यूअल कराने के लिए देना है। ऐसे क्या कहते हैं जो मतलब आपके रिटेल के लिए होलसेल वाली जो दवाएं, अगर आपका क्या है रिटेल लाइसेंस है शेड्यूल एक्स के लिए, तो उसके लिए भी 500 रुपया देना है, ठीक है ना। होलसेल के लिए और रिटेल सेल के लिए जो लाइसेंस की जो रिन्यूअल की जो फीस है वो सेम है, ठीक है ना। क्या रिन्यूअल की जो फीस है वो सेम है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, रिन्यूअल ऑफ सेल लाइसेंस से रिलेटेड वही है कि अगर आप रिन्यूअल कराने जा रहे हैं, ठीक है, आप रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो फॉर्म सेम वैसा ही है जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यानी लाइसेंस लेने के लिए जो फॉर्म भरा था आपने, वही सेम फॉर्म इसके लिए भी आपको क्या है भरना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक। और दूसरी बात, अब मान लीजिए आपका जो टाइमिंग था उस टाइमिंग पे आपने रिन्यूअल नहीं कराया, समझ में आ रही बात, आपने जो आपकी जो टाइमिंग थी उस टाइम पे आपने रिन्यूअल नहीं कराया लाइसेंस को, तो उसके लिए फिर आपको क्या लेट फीस देना पड़ता है, समझ में आ रही बात। ये मैं पूरा डिटेल से पीछे भी पढ़ा चुका हूँ। उसके लिए आपको क्या है लेट फीस देनी पड़ती है। वो कितना है, तो क्या कहते हैं लेट फीस पर मंथ के हिसाब से, यानी जितने मंथ आप लेट कर रहे हैं पर मंथ के हिसाब से आपको कितना समझिए 1000 रुपया देना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। ये जो लाइसेंस मैंने ऊपर बताया ना उसी के हिसाब से यहाँ पे है, यानी ये क्या कहते हैं आपका ऊपर जो मतलब तरतीब थी ना, ऊपर जो सीरियल से मतलब जो लाइसेंस थे उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या लेट फीस बनाया गया। तो सबसे पहले क्या था होलसेल का था, तो होलसेल का आपकी एक्सपायरी हो रही है, आपने 1 महीना पहले ही उसके आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, एप्लीकेशन नहीं दिया और वो फिर क्या है एक्सपायर हो गया, फिर भी आपने अभी मतलब क्या पैसे नहीं जमा किए, तो आपको 1000 रुपया हर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है, होलसेल के लिए जो आपका लाइसेंस है उसके लिए। ऐसे क्या कहते हैं अगर रिटेल सेल है तो उसके लिए भी 1000 देना पड़ेगा, ठीक। और रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है तो उसके लिए क्या कहते हैं 500 रुपया देना पड़ेगा। और क्या कहते हैं जो शेड्यूल एक्स वाली जो दवाएं हैं उसके लिए जो लाइसेंस है वो होलसेल के लिए है, तो उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा 250 रुपया पर मंथ के हिसाब से। ऐसे फिर क्या है आपको 250 रुपया देना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। और 6 महीने तक ये लोग वेट करते हैं, अगर आप फिर भी फीस नहीं दे रहे हैं लेट फीस तो आपके लाइसेंस को ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब जब आप क्या कहते हैं रिन्यूअल कराते हैं तो उस वक्त में कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या है कॉपी ऑफ लास्ट रिन्यूअल। अगर आपने एक मरतबा रिन्यूअल करा लिया तो उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। ऐसे क्या है एफिडेविट ऑफ फार्मासिस्ट एंड करंट रेंट एग्रीमेंट, ऐसे क्या है जो फार्मेसी के अंदर जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट मतलब नोटरी के ऊपर वो अपना सिग्नेचर वगैरह करके देता है कि मैं ही यहाँ पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर में सारे काम होते हैं दवाओं से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप खुद हैं उसके फार्मासिस्ट अपने मतलब मेडिकल स्टोर के तो आप अपना देंगे, और अगर कोई दूसरा है तो उसका एफिडेविट यानी नोटरी बनवा के आपको देना पड़ेगा। दूसरे के रूम में आप काम कर रहे हैं यानी किराए पे आपने दुकान ले रखी है तो उसका एग्रीमेंट करंट रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस प्रूफ ऑफ द ऑथराइज्ड प्रोपराइटर यानी एप्लीकेंट, यानी जो एप्लीकेशन दे रहा है तो उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा उसमें। डेबिट ऑफ लाइएबल पर्सन फॉर डे टू डे वर्किंग एंड एनी वायलेशन ऑफ ड्रग लॉज, ऐसी क्या है आपको एक लाइएबल पर्सन का भी एफिडेविट देना पड़ेगा, बोलते हैं ना गारंटियर,
पहले ऐसा था कि जब बैंक में जाते थे किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वहाँ से एक आदमी ऐसा वो मांगता था कि ऐसा आदमी लेके मतलब एक ऐसे आदमी का सिग्नेचर करवा के ले आइए, इस पर एफिडेविट बनवा के लाइए जो इसके अंदर क्या है वो जिसका इसी बैंक के अंदर अकाउंट हो। समझ में आ रही बात? तो उसको बोलते हैं मतलब ज़मानत लेना, ठीक है ना, ज़मानत लेना। तो उसी को बोलते हैं लाइएबल पर्सन का क्या है, आपको एफिडेविट चाहिए, यानी जो ये जिम्मेदारी लेगा अगर ये कुछ गलत करता है तो मुझे भी आप पकड़ सकते हैं, मैं भी इसका जिम्मेदार हो सकता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलेंगे जो ज़मानत लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ये चैप्टर आपको अभी पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन देखा कि बच्चे परेशान हो गए, कमेंट पे कमेंट करने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पढ़ा दूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे माथापच्ची करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा है चीज़ों को। किताबों के अंदर ऐसे ही पता नहीं क्या पवाड़ा भर रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।